जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कैडेट पार्थ निमा फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। सो आप लोगों का एसपीआई एग्ज़ाम आ रहा होगा, जिसके लिए मे बी आप लोग सभी लोग बहुत नर्वस हो गए। सो मैं आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ। यहाँ पे मैं आज डिस्कस करूँगा जनरल नॉलेज, दैट इज़ करंट अफेयर्स। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ नाटो इज़। सो नाटो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 30 कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज़ है और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन है कि ये लोग सब लोग साथ में आ जाते हैं और इन लोगों का मोटिव रहता है कि भाई हमने एक पे भी हमला हुआ तो हम सब लोग इसकी हेल्प करेंगे। और मेजर इन लोगों का जो बिगेस्ट एनिमी है वो है सोवियत यूनियन, जिसको आज करंट लाइफ में हम लोग कहते हैं रशिया। सो रशिया जो है, ये रशिया अभी इसको आप यूएसए कह सकते हैं क्योंकि यूएसए की इसकी बैकिंग है। और एज इन जियोपॉलिटिक्स सबको पता है कि यूएसए और रशिया का बिल्कुल नहीं जमता है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा द्वारा, और इसमें सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे जिनने इसके फाउंडेशन के टाइम पे मदद की थी। अभी करंट लाइफ में इसके हेडक्वार्टर्स बेलारूस बेल्जियम में है, जो कि आता है यूरोप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन गंगा टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री। तो सिंपल सी बात है, ऑपरेशन गंगा हुआ था। तो ऑपरेशन गंगा में लोग थे वो यूक्रेन और रशिया के बीच में अटक गए थे। अभी समझ लीजिए ये यूक्रेन है और ये रशिया है, ये रशिया है। तो अभी यहाँ पे चल रही है वॉर। अभी यहाँ पे अपने भी लोग होंगे जो वहाँ पे काम करने गए हैं, तो ये लोग वहाँ पे अटक गए। तो इन लोगों को उठा के वापस इंडिया लाने का जो ऑपरेशन हुआ था उसको कहते हैं ऑपरेशन गंगा। दिस वाज हेल्ड इन यूक्रेन। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स का यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि बहुत छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा वॉर जोन चल रहा है और इसमें से आप इतने सारे लोगों को रेस्क्यू करके लेके आ रहे हो, भर भर के लेके आ रहे हो। So it was a very big fleet of the Indian government in 2022। यहाँ पे भी वही लिखा है मैंने, ठीक है। 2022 रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो नेबरिंग कंट्रीज की मदद के साथ अपने जितने भी सिटीजन्स थे उन लोगों को वापस लेके आया था। एज सिंपल एज दैट इज ऑपरेशन गंगा। ऋषि सुनाक इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ओरिजिन whose origin is Indian। ओके, मतलब उसकी एथनिसिटी इंडियन है। एथनिसिटी मतलब कि वो कौन से देश का है, मतलब कौन सी कंट्री का है। ठीक है, तो ऋषि सुनाक पहला इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का बन गया, तो ये सबको पता होगा। इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ज़्यादा कुछ सोच विचार की बात नहीं है, स्टैटिक जीके है, ये बदलेगा नहीं कभी। ये है ऋषि सुनाक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो इसका आंसर आता है झारखंड। तो ये झारखंड की गवर्नर हुआ करती थी, ये 8th गवर्नर थी झारखंड की। और इनके बारे में एक मज़ेदार ये फैक्ट है कि ये पहली झारखंड की गवर्नर थी जिनने 5 साल का टर्म कंप्लीट किया। अभी बाकी लोगों के साथ क्या हुआ उसके लिए ज़्यादा अंदर घुसना पड़ेगा, मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट जस्ट से कि वहाँ का पॉलिटिक्स थोड़ा ऊपर नीचे है, और ये पहली थी जिनने अपना 5 साल का ईयर कंप्लीट किया। सो लेट्स से इट्स एन फीट फॉर हर। अभी ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और इनके बारे में जो चीज़ है जो स्टैंड आउट करती है वो ये है कि ये पहली पर्सन है फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी जो प्रेसिडेंट बनी है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि ट्राइबल कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, मेंबर कह लीजिए, इतने बड़ी पोस्ट पे आ सकी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम द 75 ईयर्स हम लोगों को जो इंडिपेंडेंस मिली है उसमें हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट किया है। सो ये भारतीय जनता पार्टी से भी सीधी सी बात है, बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है तो प्रेसिडेंट भी उन्हीं का चढ़ेगा, इसमें सब इजी है। करंटली द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। देखो फर्स्ट पर्सन क्या रहता है, जो भी एक प्रेसिडेंट रहता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मतलब भारत का पहला आदमी मान लो उसको, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, है ना, मतलब पहला बंदा, और कुछ इसमें वो नहीं है। एक टाइटल है, एक मतलब ऑनररी टाइटल रहता है कि आप फर्स्ट हैं। ठीक है। वेयर वर फीफा 2020 वर्ल्ड कप हेल्ड। ये तो अभी सब नहीं देखा होगा, मे बी जो भी फुटबॉल फैंस हैं अगर हैं तो आप कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा फेवरेट टीम है और आपकी टीम जीती कि नहीं जीती।
सो ये हुआ था कतार में। ओके, सो कतार आता है एशिया के एकदम ये वाली साइड में, मतलब जैसे अगर ये एशिया तो यहाँ तरफ में आता है कतार। इसका जो विनर था वो था अर्जेंटीना। ये इसमें गोल्डन बॉल करके एक अवार्ड रहता है। सो जो गोल्डन बॉल है वो लियोनेल मेसी ने जीता था। ये सबको पता होगा। गोल्डन बॉल अगर नहीं पता है तो जस्ट टेक इट एज ए बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड जो रहता है उसको बोल देते हैं गोल्डन बॉल। थीम ऑफ G20 समिट 2023। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को G20 के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको पहले G20 के बारे में बताता हूँ। तो G20 जो है इज़ एन ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, बट ये 20 कंट्रीज़ नहीं है, ये 19 कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज़ आती है। इसमें जर्मनी नहीं आती, जर्मनी यूरोपियन यूनियन में नहीं आती है। इट स्टैंड एज एन इंडिविजुअल कंट्री। ठीक है, ये जो है जो वर्ल्ड की बिगेस्ट टॉप 20 आप इकोनॉमीज़ कह लीजिए, मतलब इकोनॉमी जिन लोगों का जीडीपी हाई है, जिन लोगों का ट्रेड, जिन लोगों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब हाई है। सो 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड की, उनका एक ग्रुप होता है ये। ठीक है, तो ये जो है मेजर इश्यूज़ के बारे में बात करती है, जो वर्ल्ड इश्यूज़ रहते हैं। रिलेटेड भी मतलब छोटी छोटी बातों पे भी बात करती है। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, और मतलब कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमी, इट्स अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर, इट्स अबाउट द पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट एवरीथिंग गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर द टॉप 20 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो इसकी जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी मतलब रहता है कि भाई ये कहाँ पे हो रहा है। सिंपल है, उतना ज़्यादा आप सोचिए मत। वर्ड्स आएंगे बड़े बड़े, बट उनसे आप घबराएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज़ करेंटली हेल्ड बाय इंडिया। और ये जो प्रेसिडेंसी है अपन ने इंडोनेशिया से ली है। मतलब पहले लास्ट ईयर मतलब 2020 वाला जो सेशन था उसमें इंडोनेशिया के पास थी। सो अभी 2023 वाला जो सेशन है वो इंडिया के पास आ चुका है। और इसकी पहली शेरपा मीटिंग, अभी शेरपा क्या होता है? शेरपा उनको कहते हैं जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप अगर डेलीगेट्स, एम्बेसडर्स से इनको थोड़ा फार कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहली फर्स्ट शेरपा मीटिंग हुई थी वो हुई थी जयपुर में। ठीक है, जयपुर को ही चूज़ क्यों किया गया था? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अगर चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं अपना नॉलेज और बढ़ाने के लिए, बट वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए उसके अंदर हम लोग नहीं घुसेंगे। इसमें जो कंट्रीज़ हैं आप ध्यान में रखिए कौन सी कंट्रीज़ हैं। सो इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूई मतलब होता है यूरोपियन यूनियन जो मैंने आपको ऊपर बताया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके और यूएसए आता है। सो अभी ये जो जितनी भी कंट्रीज़ है आप अपने बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखिए कि हाँ ये है, मतलब मोटा मोटी ध्यान में रखिए। इनको याद मत कीजिए बट थोड़ा ध्यान में रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है कहीं भी। ठीक है, वेयर वॉज द लिथियम रिजर्व फाउंड इन इंडिया? सो ये देखिए, ये इस साल की बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है क्योंकि जो इसका स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिसोर्स इज़ नो जोक। ये बहुत ज़्यादा है। लिथियम को हम लोग वाइट गोल्ड बोलते हैं। वाइट गोल्ड इसलिए कहते हैं जस्ट बिकॉज वो इतना वैल्यूएबल है। जितनी भी आपकी बैटरीज होती है, रिलेटेड भी आपका मोबाइल से लेके अगर आपके पास वो टेस्ला की गाड़ी है तो सब में जो है लिथियम की बैटरीज यूज़ होती है। अभी ये जो रिज़र्व है वो फाउंड कहाँ पे हुआ है? तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर में रीसा डिस्ट्रिक्ट करके एक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे फाउंड हुआ है जो वहाँ पे एरिया है। बट ये करेंटली एक इन्फर्ड रिसोर्स है। इन्फर्ड रिसोर्स है मतलब एस्टिमेशन तो अपन ने मोटा मोटी निकाल लिया है कि इतना, बट इसके बारे में अपने पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अपन को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है इसके बारे में कि एग्जैक्टली रिसोर्स कितना बड़ा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, माइनिंग पॉसिबिलिटीज़ है क्या वहाँ पे, एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, ये सब अभी अपन को नहीं पता। तो ये सब रिसर्च करने में अपन को अराउंड 5 to 7 ईयर्स लग जाएंगे। ये स्टैटिक मतलब ये जो भी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताया वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन यहाँ पे ये है कि रीसा डिस्ट्रिक्ट में फाउंड हुआ था और जम्मू एंड कश्मीर में मिला है।
लिथियम रिसोर्स बस। ऑस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट 2023 इज वॉन बाय, सो देखिए इसका आंसर है द एलिफेंट विस्परर्स। अभी इंडिया ने ये साल 2 ऑस्कर जीते हैं, और इंडिया में जब भी ऑस्कर जीता जाता है वो बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि इतने सालों बाद हमारे पास ऑस्कर आता है, तो वो करंट अफेयर्स में, एटलीस्ट इंडियन करंट अफेयर्स में दिख जाता है अपन को कि इसने ये जीता, उसने वो जीता। अभी आप लोगों का SPI लेवल ये है, तो इनके डायरेक्टर वगैरह अगर पेपर एकदम खुन्नस खा के ही सेट किया गया तभी आस्क होगा, वरना आप मोटा मोटी याद रख लीजिए कि ऑस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है शॉर्ट सब्जेक्ट में वो एलिफेंट विस्परर्स ने जीता है, और द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू ने जीता है। अभी इसमें से ये वाले के आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, स्लाइटली, एकदम स्लाइटली, क्योंकि ये वाला वेल नोन है, ये ज़्यादा है। अभी वो लोग चाहते ही हैं कि वो लोग ज़्यादा नॉलेज वालों को अंदर ले। सो आई थिंक इफ़ आई वॉज अ पेपर सेटर और एनीवन वुड बी अ पेपर सेटर, ही वुड चूज़ दिस वन। बट आप दोनों याद रखिए, क्योंकि कोई सा भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। समृद्धि महामार्ग गोज अक्रॉस विथ सिटीज़, तो इसका सीधे मैं आंसर पे आता हूँ। इसका आंसर है ए, मुंबई नासिक नागपुर। सो इसको हम लोग मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से भी जानते हैं। सो ये आप जो लाल लाइन देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए, ये जो यहाँ पे लाल लाइन जा रही है ना, सो ये है हमारा समृद्धि महामार्ग। अभी समृद्धि महामार्ग का कैसा है, ये एक तो एक्सप्रेसवे है, और महाराष्ट्र का एज ऑफ करेंट सबसे बड़ा हाईवे समृद्धि महामार्ग है। ये 6 लेन्स वाइड है एंड इट्स एक्सपांडेबल टू 8 लेन्स। मतलब अगर इन फ्यूचर कोई नीड आई तो अगर लगेगा तो अपन लोग इसे 8 लेन का कर सकते हैं। अभी ये 701 किलोमीटर बड़ा है, मतलब लंबा है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आता है इट्स 701 किलोमीटर एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 2020। मतलब पब्लिक के यूज़ के लिए दिसंबर 2020, मतलब लास्ट ईयर में इसको ओपन कर दिया गया था। अभी ये देखिए, यहाँ पे मेन 10 डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें से ये जाता है, और अदर 14 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स नहीं हैं, उतनी मेजर सिटीज़ नहीं हैं जिसमें से ये क्रॉस करता है। अभी ये आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये सब एक बार आप पढ़िए। आप इनको याद मत रखिए, क्योंकि याद रखना आपका टाइम का वेस्टेज रहेगा, बट स्टिल अगर आप 1-2 बार से पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा एक अंदाज़ा रहेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है। आगे क्वेश्चन है, रवि कुमार दहिया इज़ रिलेटेड टू विथ स्पोर्ट। तो रवि कुमार दहिया जो है वो है पहलवान मतलब रेसलिंग करते हैं ये। तो अभी देखिए, जो 2020 ओलंपिक्स होने वाला था, टोक्यो ओलंपिक्स, ये हो गया था डिले बिकॉज ऑफ कोविड-19, जिसमें आप लोगों ने बहुत मस्ती की है ना। तो कोविड-19 की वजह से जो ये हुआ था पोस्टपोन, अभी ये आगे जाके हुआ, तो अभी आपके पेपर में इसका एक क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। अभी देख लीजिए कि नीरज चोपड़ा जो हैं उनने गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में, ठीक है। मीराबाई चानू हैं, ये सिल्वर मेडलिस्ट है वेट लिफ्टिंग में। अभी आप इनकी क्लास याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। आपसे जस्ट मेजर जो नॉर्मल क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है कि एक तो ऐसा आएगा कि रवि कुमार दहिया इज़ रिलेटेड टू विथ स्पोर्ट, मीराबाई चानू इज़ रिलेटेड टू विथ स्पोर्ट। नहीं तो आ जाएगा कि PV सिंधु ब्रोंज मेडल इज़ वॉन बाय हुम, और वहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूँगा, मीराबाई चानू, PV सिंधु, लोवियाना बोरगोहेन और बजरंग पुनिया। तो अभी आपको इसमें से चूज़ करना है। तो वापस आते हैं, रवि कुमार दहिया ये रेसलिंग में है, रेसलिंग मतलब पहलवानी, कुश्ती। PV सिंधु बैडमिंटन में ब्रोंज जीती हैं। लोवियाना बोरगोहेन ये जो हैं ये वेल्टर वेट बॉक्सिंग में इन्हें ब्रोंज मेडल जीता है। वेल्टर वेट क्या रहता है, आप जब बॉक्सिंग करते हैं तो आप अपने साइज़ वाले के साथ ही लड़ते हैं, तो उसमें क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट रहती है। जो सबसे छोटी क्लास रहती है वो रहती है फेदर वेट क्लास, और सबसे बड़ी रहती है हैवी वेट क्लास। अभी इसके जो एग्जैक्ट बीच में रहता है उसको बोलते हैं वेल्टर वेट, ओके।
अभी आते हैं अपन लोग मेंस हॉकी टीम। तो मेंस हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता। ओके, मैं यहाँ पे बजरंग पुनिया स्किप कर चुका हूँ। तो बजरंग पुनिया भी पहलवान हैं और ये 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग वाली क्लास में खेले हैं। अभी यहाँ पे आते हैं मेंस हॉकी टीम। अभी ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आप जितने भी देख रहे हैं ये सब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में मेडल लाए हैं। ये इकलौता एक ऐसा मेडल आया है अपने पास जो किसी टीम स्पोर्ट में आया है। तो ये आप ध्यान रखिए कि मेंस हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। इस पे क्वेश्चन फ्रेम ज़रूर हो सकता है, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखिए। अभी आते हैं कर्तव्य पथ वॉज कॉल्ड। अभी कर्तव्य पथ जो है उसको आज की डेट में कर्तव्य पथ बुलाया जाता है एज फ्रॉम 15 अगस्त 2020, मतलब लास्ट ईयर के 15 अगस्त से इसको कर्तव्य पथ बुलाया जाता है। और उसके पहले ब्रिटिश टाइम से इसको बुलाया जाता था राजपथ, ठीक है? तो राजपथ का सिंपल मीनिंग है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो किंग्स रूट, या आप कह सकते हो कि राजा का रास्ता। तो देखिए ये जो था ये अपने ब्रिटिश कॉलोनियल पास्ट को दिखाता था कि भाई हम पहले गुलाम थे और ये वो वहाँ पे राजा थे, अपने ऊपर थे वो। सो दैट वाज ऑल बुलशिट, ठीक है? अभी हम लोगों ने उसको रीनेम कर दिया है कर्तव्य पथ पे। सो जो ये ब्रिटिशर्स का एक टाइम पे सिंबल था, नाउ इट्स एन सिंबल कि यू हैव टू डू योर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। आपकी कुछ ड्यूटीज़ रहती है टुवर्ड्स द नेशन। आज का जो नया भारत है उसमें यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड यू हैव टू बिकम एन एसेट। दैट इज़ योर कर्तव्य, दैट इज़ योर कर्मा। सो ये सारा जो आइडियोलॉजी है ये इसको दिखाने के लिए इट वॉज रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ। तो इसका बस एक मतलब इमोशनल मीनिंग है इसमें, बाकी इसको थोड़ा रिन्यू कराया है और कुछ खास इसमें चेंजेस तो कोई नहीं लाए गए हैं, बस नाम बदल दिया है क्योंकि इन लोगों को एक नया मोटिव लाना है। ओके, अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ओनली इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग 2020 विंटर ओलंपिक्स। मतलब क्वेश्चन क्या पूछे कि बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था 2020 में, ये विंटर ओलंपिक्स था, ठीक है? तो अभी इसमें कौन सा इंडियन ओलंपियन है? इंडियन ओलंपियन मतलब इंडियन ऐसा जो ओलंपिक्स में खेला है, जो क्वालिफाई हुआ था। अभी सैडली हम लोगों को ये रियलिटी फेस करनी पड़ेगी कि हम लोग विंटर स्पोर्ट्स में उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए सिर्फ एक ही हमारे यहाँ से बंदा गया था एंड दैट वाज आरिफ खान। सो आरिफ खान अल्पाइन स्कीइंग करता है। अभी अल्पाइन स्कीइंग जो रहती है वो ऐसा देखिए, ये पहाड़ है अपना, ठीक है? अभी पहाड़ पे ये लोग यहाँ पे चढ़ जाते हैं ऊपर और यहाँ से स्कीइंग करते हुए ऐसे 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 आते हैं। अभी मैंने तो कभी ये किया नहीं है तो मेरे को पता नहीं, देखने में तो मज़ेदार लगता है। आप में से किसी ने कमेंट किया होगा तो आप में से किसी ने किया होगा तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन कीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन नेवल फ्लैग वॉज चेंज इन 2020। ये पहला स्टेटमेंट है मेरा दूसरा स्टेटमेंट है, द न्यू फ्लैग हैड श्री छत्रपति शिवाजी महाराज रॉयल सील ऑन इट। ये दूसरा स्टेटमेंट है। एंड द मुद्रा, मतलब रॉयल सील को ही मुद्रा कहते हैं अपन लोग। तो द मुद्रा इज इनसाइड अ नॉनेगॉन। नॉनेगॉन मतलब 9 साइड वाला एक पॉलीगॉन रहता है। पॉलीगॉन मतलब कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर, अभी जैसे ये है, ये एक पॉलीगॉन है। नॉनेगॉन वो रहेगा जिसको 9 साइड रहेगी, ठीक है? तो ये मेरा थर्ड स्टेटमेंट है। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से? तो अभी देखिए ये वाला स्टेटमेंट मेरा है गलत, ये जो है ना ये स्टेटमेंट गलत है। तो मेरा ऑप्शन होता है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। सो देखिए, द इंडियन नेवी अडॉप्टेड एन न्यू नेवल एनसाइन। एनसाइन मतलब क्या होता है? एनसाइन मतलब रहता है फ्लैग, मतलब सिंबल, ठीक है? फ्लैग या सिंबल को अपन लोग एनसाइन कहेंगे, ठीक है? ऑन 2 सितंबर 2020। ये डेट आपसे ज़िंदगी में कभी भी नहीं पूछी जाएगी, ऐसी डेट्स वगैरह नहीं पूछते हैं, बट स्टिल आपको पता रहे इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है? द न्यू एनसाइन कंसिस्टेड ऑफ नेशनल फ्लैग ऑन द अपर कैंटन। मतलब ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे ऊपर वाले कोने में इन लोगों ने इंडिया का फ्लैग बनाया। इंग्लिश से ना डरे, ये बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट इनसे डरने की अपन को ज़रूरत नहीं है। A blue octagon encasing the national emblem atop an anchor to depict steadfastness, superimposed on a shield with the Navy's motto
साम नो वरुणा। अभी देखो इनने क्या पहल दिया, ये एक ऑक्टागन है, मतलब अष्टभुज है ये। अभी इसके अंदर अशोक स्तंभ है, मतलब अपना नेशनल एम्बलम। ओके, सो इसको एक एंकर के ऊपर बनाया गया है। एंकर जो रहता है इट्स शोइंग, इट्स डिपिक्टिंग स्टेडी फास्टनेस, मतलब एक सही, एक तेज़ गति के साथ आगे बढ़ना, ठीक है, उसको एंकर डिसेप्ट कर रहा है। इवन ये मतलब नेवी से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, क्योंकि जो भी जैसे शिप रहती है वो अगर पानी में रहती है तो फिर ये लोग अपना एंकर अंदर फेंक देते हैं, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप उसे इग्नोर कीजिए। यहाँ पे साम नो वरुणा ये एक वैदिक मंत्र है, ठीक है। और ये जो है नेवी, इंडियन नेवी का मोटो है। ये आपको डायरेक्ट एक एज एन क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेवी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा साम नो वरुणा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये जो है ये यहाँ पे साम नो वरुणा लिखा है, और ये यहाँ पे एक शील्ड है पीछे, ठीक है। तो ये वही दिखाती है कि हाउ हम लोग एक ढाल है, क्योंकि इंडियन नेवी जो है इज़ नॉट इन एन अटैकिंग पोजीशन नाउ। इट्स मतलब वो अटैक तो करने के लिए तैयार है, बट इट्स नॉर्मली वेरी हाई फॉर इट्स डिफेंस। आप इंडियन नेवी की अगर बात करते हो तो सबसे पहले डिफेंस आता है, वो हमारी सबसे बड़ी ढाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज़ादी का अमृत महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एज। सो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था। अभी ये जो है डायमंड जुबली बताता है। अभी भाई डायमंड जुबली क्या बता दिया भैया, तो डायमंड जुबली कोई बड़ी बात नहीं रहती। कोई भी चीज़ को अगर 75 ईयर्स हो जाते हैं तो उसको अपन लोग डायमंड जुबली कह देते हैं। सिमिलरली प्लैटिनम जुबली को अपन लोग 25 ईयर्स बोल देते हैं, और गोल्ड जुबली को 50 साल बोलते हैं, और प्लैटिनम को 70 साल बोलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी आगे जाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो देखिए इन लोगों का सिंपल सा कहना था इसमें कि भाई ये 75th ईयर है इंडिपेंडेंस का, इतने साल हो गए हैं, तो अभी न्यू इंडिया वुड इमर्ज, मतलब नए भारत की स्थापना होगी, नया भारत आगे आएगा। दैट्स जस्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव का मेन आइडियोलॉजी थी। इन लोगों का जो मोटिव था ये था कि ये लोग चाहते थे कि द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म आई गेस सबको पता होगा, मतलब राष्ट्रवादी सोच जो है उसको हम लोग पैट्रियोटिज्म कहेंगे, मतलब देश के लिए जो प्रेम रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड पैट्रियोटिज्म। तो पैट्रियोटिज्म का जो फीलिंग एक एक बंदे के अंदर जगाने का मोटिव था आज़ादी के अमृत महोत्सव ये इवेंट का, ठीक है। अभी ये बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था, बट आई गेस इस पे से आपको उतना क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो चुके हैं। बट जस्ट बिकॉज इट वाज एन वेरी हॉट टॉपिक अराउंड अपना जो रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, सॉरी इंडिपेंडेंस डे हो गया, नॉट रिपब्लिक डे, जो अपना इंडिपेंडेंस डे हो गया उसके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक था। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। तवांग क्लैश इज ऑल्सो कॉल्ड, so तवांग क्लैश इज ऑल्सो कॉल्ड सैंगपो क्लैश, नाथुला क्लैश, नाकुला क्लैश और यांगसे क्लैश। अभी इसमें से कौन सा है, तो देखो ये वाला है आंसर। अभी यांगसे क्लैश और तवांग क्लैश क्या था, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपना आता है, ये अपना प्यारा भारत है, ये कश्मीर तरफ का एरिया है, ये अरुणाचल तरफ का एरिया है। तो अरुणाचल तरफ के एरिया में अपने पास है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे तवांग करके अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है। तो ये जो है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लैशेस हो गए। अभी क्लैशेस जो हो गए उसमें क्या हुआ कि जो अभी सपोज़ ये एक अपना एरिया है, अभी यहाँ बीच में रहता है बफर जोन, यहाँ पे चाइना की टेरिटरी हो गई, यहाँ पे इंडिया की टेरिटरी। तो अपन तो यहाँ तक इज्जत से रहते थे, इन लोगों ने बोला कि नहीं अपन में है कि हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो ये लोग आ गए यहाँ तक। तो भाई ऑफ कोर्स ये बफर जोन है, बफर जोन में कोई घुस नहीं सकता है। सो हम लोगों ने उनको बोला कि प्लीज़ आप पीछे हट जाइए, मतलब अच्छे से बात थी, इट वॉज ट्राइंग टू हैव एन बायलैटरल टॉक्स, बट उन लोगों ने नहीं किया। सो जो हमारे
फौजी थे, फौजी गए और आयरन स्टडेड बैट्स, आयरन स्टडेड बैट्स क्या रहते हैं, ये देखो ये बेसबॉल आप लोगों ने देखा होगा डोरेमोन में, एक बेसबॉल का बैट रहता है, इस पे इन लोगों ने ठोके हैं खीले, और ये खीलों से इन लोगों ने बस सामने वालों को बहुत मारा है। इतना हुआ था यहाँ पे तवांग क्लैश में, अपने साइड कैजुअलिटी बहुत कम थी, उनके साइड कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तवांग क्लैश क्या था या यांगसे क्लैश क्या था, सेम चीज़ है दोनों, आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखिए। एक और जो चीज़ है यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दिया है नाथुला एंड चोला क्लैश, तो ये नाथुला एंड चोला क्लैश क्या था। सो अगर आपको पता होगा कि एक साइनो इंडियन वॉर हुई थी अपनी इन 1967, सो ये जो है इसको ऑन पेपर ये बुलाते हैं नाथुला एंड चोला क्लैश, क्योंकि वो नाथुला और चोला रीजन में हुए थे, मतलब जो ये दो एरियाज़ है ना, इन एरियाज़ में ये हुआ था। So it is the end of our session. I wish you best of luck for your exam. Thank you and Jai Hind.